आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचरण की सभ्यता, जो निबंध लिखा है सरदार पूर्ण सिंह जी ने। तो इस निबंध को समझना बहुत ही आसान है, केवल हमें 4 बातों को समझना है, जिसमें से पहला है मैंने यहाँ लिख रखा है, दूसरा वो, और तीसरा ये, चौथा और एक 5वीं बात हम यहाँ पर ये समझेंगे। बस इतना ही समझना है और ये निबंध आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। और आप में से किसी ने कमेंट किया था कि निबंध के ऊपर और वीडियोस ले आइए, स्पेशली जो सेकंड सेमेस्टर में है। तो केवल 5 निबंध है जिनके ऊपर मुझे वीडियोस बनानी है, उसमें से पहली मैं बना रहा हूँ, 4 बाकी है, वो भी जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमेशा की तरह सबसे पहले चलते हैं हम निबंध के नाम की ओर। निबंध का नाम आप लोग देख सकते हैं, आचरण की सभ्यता। आई थिंक आप में से काफी लोगों को पता होगा कि आचरण क्या होता है। आचरण एक टाइप से आप समझ सकते हैं व्यवहार से मतलब है इसका कि व्यवहार। और सभ्यता जहाँ पर काफी सारे लोग मिल करके रहते हैं, उनकी कुछ मान्यता, उनके कुछ बिलीफ्स होते हैं, उनकी संस्कृति होती है, तो कुछ लोगों का समूह टाइप समझ सकते हैं आप। आचरण से यहाँ पर मतलब है व्यवहार का। और किस प्रकार का व्यवहार? व्यवहार भी कुछ इस प्रकार का जो कि एक प्रकार से अच्छा व्यवहार जिसे हम कहते हैं, बुरे से विपरीत, उस प्रकार के आचरण की बात इस निबंध में की गई है। तो अभी हम जब निबंध पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह कौन थे। तो सरदार पूर्ण सिंह ने दोस्तों अपने पूरे जीवन में 6 निबंध लिखे हैं। और वो 6 निबंध इतने बढ़िया लिखे हैं कि केवल उन 6 निबंधों के आधार पर इनको हमेशा के लिए जब भी निबंध का जिक्र होगा, टॉप 5 निबंधकार अगर गिने जाएंगे तो उनका नाम उसमें आना बिल्कुल कंपलसरी है। तो आप इससे सरदार पूर्ण सिंह की महत्वता समझ सकते हैं। केवल 6 निबंध लिख करके ये व्यक्ति निबंध के साहित्य में अमर हो चुका है। इनका जिक्र वहां पर हमेशा होता ही है। तो इस निबंध की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से, जिसमें वो बताते हैं मौन अभिव्यक्ति की महत्वता। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है मौन और ऊपर से लिख दिया अभिव्यक्ति। मौन मतलब होता है चुप, कुछ ना बोलना, और अभिव्यक्ति मतलब होता है अपने विचारों को एक तरीके से प्रकट करना, बताना। तो सबसे पहले बात हो रही है मौन अभिव्यक्ति की। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि व्यक्ति चुप रह करके भी क्या है, अभिव्यक्ति कर सकता है। सरदार पूर्ण सिंह सबसे पहले मौन अभिव्यक्ति की बात क्यों करते हैं? इसे समझने के लिए हमें समझना होगा ये दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट इससे बिल्कुल विपरीत है। सरदार पूर्ण सिंह का ये मानना है कि इन भाषणों से, उपदेशों से, या फिर धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें जो लिखे गए उपदेश है, उससे कोई भी व्यक्ति क्या है, उसका आचरण नहीं सुधरता, उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता व्यक्ति पर। इन सब बातों का जो असली प्रभाव पड़ता है वो तो किसी और ही चीज का होता है, वो अभी भी आपको मैं बताऊंगा। पर लेकिन इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि अब हमें मौन अभिव्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है, जहां पर हम कुछ बोलते नहीं हैं। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार अपने आप में एक अभिव्यक्ति बन जाता है। जैसे दोस्तों वो कुछ उदाहरण देकर के समझाते हैं। सबसे नीचे से शुरू करते हैं दोस्तों। जब आप किसी प्राकृतिक वातावरण में जाते हैं या फिर किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो वहां आपको कोई कुछ आकर के बताता नहीं है। आपका जो मन है उस प्राकृतिक वातावरण में जाते ही, मान लीजिए आप चले गए मनाली या चले गए केदारनाथ, वहां पर आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा। वहां का जो वातावरण है, वहाँ के आसपास का जितना जैसे ही वातावरण है, प्राकृतिक पहाड़ है और स्वच्छ हवा है, इन सब से हमारा मन क्या है, अपने आप ही बिल्कुल खिल उठता है। हमारे मन में जितनी भी दुख होती है, पीड़ा होती है, सब गायब हो जाते हैं, एकदम सुखी हो जाते हैं, बिना किसी भाषण के, बिना किसी उपदेश के। तो ये उदाहरण केवल इसलिए आपके सामने आ रहे हैं ताकि मौन अभिव्यक्ति को बता सके कि ये मौन अभिव्यक्ति होती क्या है, बिना बोले कैसे अपनी बात को क्या है दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला उदाहरण इस चीज का दिया। ऐसे आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बंगला साहिब कभी गए हो, तो वहां पर भी जो वातावरण है एकदम, वहां पर जाने के बाद लोगों को एकदम शांति फील होती है। वहां पर केवल प्रवेश करते तक वहां कोई कुछ आपको बता नहीं रहा, न ही कोई उपदेश दे रहा है, केवल वहां पहुंचते ही एक प्रकार की शांति टाइप मिल जाती है। और ये हर प्रकार के धर्म स्थल पर होता है। अब उसी प्रकार से उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने पुष्प का एग्जाम्पल दिया। पुष्प यानी अगर कोई भी व्यक्ति आपको फूल देता है तो उस फूल को देख करके क्या है, उसका मन हर्षित हो उठता है, वो खुश हो जाता है, चाहे वो भीतर से कितना भी दुखी हो रहा हो या बीमार हो रहा हो। तो क्या है, वो फूल देख करके थोड़ी बहुत मतलब अभिव्यक्ति हो जाती है, खुशी उसको मिलती है। ठीक इसी प्रकार सूर्य की किरण जब सुबह सुबह आती है, व्यक्ति की आंखों पर पड़ती है, तो उसकी आंखें अपने आप खुल जाती है, बिना किसी बात के, किसी ने उसे उठाया नहीं आंखें, बस सूरज आया और अपने आप उसकी रोशनी पड़ी और वो व्यक्ति क्या है, उठ जाता है। ये भी क्या है, मौन अभिव्यक्ति। यहाँ पर भी कुछ बोला नहीं गया है। ठीक उसी प्रकार से वो शीतल जल का भी बताते हैं कि ठंडे पानी से काफी लोगों को राहत मिल जाती है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे।
तो ये 3 उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि मौन अभिव्यक्ति असल में होती क्या है। यानी कि केवल बोला ना जाए, बाकी कोई भी चीज़ हो, चाहे उसका व्यवहार हो, चाहे कुछ भी हो, बस बोला ना जाए, उससे विपरीत मौन अभिव्यक्ति हो जाती है। उदाहरण मैंने दे दिया। तो सरदार पूर्ण सिंह इसी मौन अभिव्यक्ति को बोलते हैं कि यही जो मौन अभिव्यक्ति है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। अगर किसी व्यक्ति के चरित्र पर अगर हमें प्रभाव डालना है, किसी व्यक्ति को प्रभावित करना है, तो सबसे ज़्यादा ये मौन अभिव्यक्ति काम आती है, और जो उसको बिल्कुल अंदर तक हिट करती है। ये सब तो ऊपरी ऊपरी चीज़ें हो गई, ये उतनी ज़्यादा व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती, पर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ऐसा सरदार पूर्ण सिंह जी अपने निबंध में बताते हैं। एग्जाम्पल देते हैं कि इन सबसे कई ज़्यादा महान होती है मौन अभिव्यक्ति। देखिए, जैसे भाषण दे दिए, हम उपदेश देंगे, तो ये क्या है, एक भाषा से लिमिटेड हो जाती है कि वो भाषा आपको भी आनी चाहिए, वो भाषा दूसरे व्यक्ति को भी आनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से वो एक देश की सीमा में भी बंध जाता है, और कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि वो केवल एक जाति तक सिमट जाता है या कुछ लोगों तक सिमट जाता है, सब तक वो बात पहुंचती ही नहीं है। पर जो मौन अभिव्यक्ति होती है वहाँ पर ऐसा कोई बैरियर होता ही नहीं है। अभी एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था एक डूबती हुई लड़की का, जो कि पानी में डूब रही है। अब वो पानी में वो लड़की डूब रही है, तो उसे एक व्यक्ति, इसमें एग्जाम्पल आया था ब्राह्मण का, तो वो ब्राह्मण उस लड़की को जा करके बचाता है, ठीक है, डूबने से। अब बेशक वो उस लड़की को बचा पाए चाहे ना बचा पाए, परंतु उसने जो कोशिश करी उसे बचाने की, बस इतनी चीजें घटना घटी है। अब इस घटना से जो अभिव्यक्ति होएगी, उसका आचरण जो सामने आता है, उसका व्यवहार कि किस प्रकार से उस लड़की को बचाने के लिए जाता है, चाहे बेशक उसकी जान भी किसी खतरे में बेशक पड़ सकती है, उसे पता है कि खतरा होता है, उसकी जान अपने आप में उसने खतरे में डाली। और दूसरी चीज़ कि इससे जो लोग देख रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, तो लोगों के मन पे एक इम्पैक्ट पड़ता है उसके आचरण को देख करके, उसके व्यक्तित्व को देख करके। अब जो व्यक्ति इस घटना को देख रहे थे, अब वो चाहे किसी भी देश का व्यक्ति हो, किसी भी भाषा को जानता हो, चाहे किसी भी जाति का हो, मतलब कोई भी बैरियर है ही नहीं, ना भाषा का, ना देश का, किसी प्रकार का बैरियर नहीं है। जो भी उस घटना को देखेगा लगभग सेम फील करेगा उसको, और उसके तक वही संदेश जाएगा कि कितना अच्छा काम उस व्यक्ति ने किया। तो वहाँ पर इस लैंग्वेज, तो यहाँ पर जो अभिव्यक्ति हो रही है उसमें किसी भी प्रकार का बैरियर नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, इसका प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ता है अगर कंपेयर करें इन सब चीज़ों से। तो ऐसा सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं। तो ये तो निबंध की शुरुआत में बताते हैं, वो शुरुआत के 2 पन्नों में इन दोनों के बारे में। 2 पन्ने और रह गए हैं, वो 2 पन्ने आ जाते हैं इन 2 पॉइंट के अंदर। आगे वो बताते हैं कि पवित्रता और अपवित्रता। अब वो एक यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि है ना, आचरण का जो विकास है वो कैसे होता है, मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आचरण की सभ्यता को निर्माण करने में, उसका विकास करने में सहायक होते हैं। तो वहाँ पर बताते हैं, चाहे समाज में पाई जाने वाली पवित्रता, अपवित्रता, अमीरी हो, गरीबी हो, ऊंच नीच हो, भले बुरे विचार हो, उन्नति और अवनति, तो जो ये है ना ऊंच नीच, भले बुरे विचार, तो वो कहते हैं ये सब मिल करके क्या है, आचरण की सभ्यता को निर्माण करने में, उसका विकास करने में सहायक होते हैं। यहाँ पर आपको एक बहुत अटपटान सी चीज़ें लग सकती है कि बुरे विचार किस प्रकार से इसमें सहायक हो सकते हैं, अवनति और गरीबी ये सब कैसे, मतलब कि उल्टी बातें हैं, तो मतलब अलग ही लग रहा है, ये बिल्कुल उल्टी बातें लग रही है कि ये किस प्रकार से करेंगी। तो वो एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि जो व्यक्ति आज बहुत ज़्यादा सदाचार भावना है, जो व्यक्ति आज बहुत ज़्यादा उसका आचरण बहुत ज़्यादा सदाचार का आचरण है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा है, महान है, तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो उस अच्छे होने से पहले बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यक्ति रहा हो, उसके विचार बहुत ही बुरे रहे हों, और वो व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा अपवित्र रहा हो, परंतु उसी अपवित्रता को उसने बाद में छोड़ा, उसे देखने के बाद अच्छे से, और अब जाके वो बहुत ज़्यादा पवित्र बन गया है। तो इसलिए सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि ये बेशक अपवित्रता हो, गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे ऊंच नीच का भाव, चाहे भले विचार हो, चाहे बुरे विचार हो, तो ये सब मिल करके ही क्या है, इसका आचरण की सभ्यता का विकास करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भले विचार ही करेंगे, बुरे विचार भी इसमें सहयोग देते हैं। इस पर और भी बातें हो सकती है, पर लेकिन हम इसे आगे और नहीं बढ़ाएंगे, इसे इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरे पॉइंट पर वो बताते हैं कि कर्म को ज्यादा प्रधानता देते हैं, आलस्य को त्यागना, यानी व्यक्ति कर्म करे, अपना काम करे। वो कहते हैं जो व्यक्ति अपना काम कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, जो भी वो काम यज्ञ करता है व्यक्ति, है ना, आलस्य नहीं बैठा, चुपचाप खाली नहीं बैठा, तो उस व्यक्ति को अगर ईश्वर का ज्ञान नहीं भी होगा तो भी सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं वो व्यक्ति बहुत बढ़िया है।
अगर वो अपना कर्म करता है तो। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि कोई कप्तान है जहाज का, हाँ, वो अपना जहाज समुद्र में चलाता है जी, कहते हैं वो जो कप्तान है अपना दृढ़ निश्चयी है कि मुझे इस जहाज को संभालना है हर हालत में, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, मैं इस जहाज को छोड़ूंगा नहीं, ये जहाज मेरी जिम्मेदारी है, इसे मैं संभालूंगा। चाहे बेशक फिर वो व्यक्ति उधर शराब पीता हो या कोई भी काम करता हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता जब तक वो अपने कर्तव्य को ठीक से करने को इच्छुक है। तो कहते हैं इसलिए उसमें बेशक लाख बुराई है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर वो अपने काम को अच्छे से करता है समर्पण के साथ। ठीक उसी प्रकार से वो अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सरदार पूर्ण सिंह जी, मैंने आपको बताया होगा, अगर आपने इनके बारे में कुछ पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा कि सरदार पूर्ण सिंह ने बाद में खेती करने लगे। तो बताते हैं मेरे लिए खेती करना और सुबह रोज उठ के जाना अपने खेत में और कुछ उसी से रिलेटेड काम करना, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनके लिए बहुत सही था। अब सरदार पूर्ण आगे बताते हैं कि मालाएं जपने से और गंगा नहाने से, इन सब बातों से क्या है, तप नहीं होता। वो कहते हैं असली तप तो तब होता है जब व्यक्ति प्रकृति में जाए, प्राकृतिक वातावरण में जाए, वहाँ पर सर्दी गर्मी को झेले, आंधी तूफान से भिड़े, पहाड़ों पर चढ़े। तो इस प्रकार से जो एक्टिविटी जो व्यक्ति करता है असली तप, वो उसे ही मानते हैं कि यही असली तप है। तो इन बातों से भी एक दो चीजें आप लोगों के समक्ष आ रहे होंगे कि एक तो प्रकृति को बहुत महत्व दे रहे हैं और दूसरी बात कि व्यक्ति का कर्मशील होना, उसके आलस्य से दूर उसका जाना। तो इन बातों को उन्होंने फोकस पे डाला है। और वो ऐसा किस लिए कह रहे हैं, इसका क्या संबंध पड़ता है आचरण की सभ्यता से? इसका संबंध कुछ इस प्रकार से पड़ता है कि व्यक्ति जब प्रकृति में जाता है तो क्या है, यह लिखा है मैंने, प्रकृति में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसका मानसिक विकास होता है। इस सर्दी से, गर्मी से और जो तूफान आ रहे हैं, जो मुश्किलें उसके सामने आ रही हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो सुख आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या मानसिक सभ्यता उसके अंदर आती है। तो मानसिक सभ्यता जब व्यक्ति के अंदर आती है तब जाके उसके अंदर आचरण की सभ्यता का विकास होता है। वो कहते हैं, सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि आचरण की सभ्यता कैसे विकसित हो, इसका कोई एक निश्चित रास्ता नहीं है और ना ही कोई बता सकता है। आचरण की सभ्यता का विकास किस प्रकार से होगा, ये व्यक्ति स्वयं डिसाइड करेगा। ये व्यक्ति को अपना रास्ता खुद तलाशना पड़ेगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिस पर चल करके कोई बता सके कि ये आचरण की सभ्यता इससे आ जाएगी। वो खुद हर व्यक्ति को अपने स्ट्रगल से अपने आप ही खोजना है। पर एक जो नॉर्मल सी बात उन्होंने बताई वो ये है कि प्राकृतिक सभ्यता, पहले व्यक्ति जब प्रकृति से इंटरेक्ट करे, प्रकृति के बीच रहे, दूसरा मानसिक सभ्यता उसके अंदर उससे विकसित होगी, उसके बाद आचरण की सभ्यता आएगी। वो अपने निबंध के सब लास्ट में ये बात बताते हैं। और उसी निबंध के एकदम अंतिम में आखिरी बात आती है कि आचरण की सभ्यता जब देश में आ जाएगी तो वो कैसा होगा। अपनी कल्पना को उन्होंने वहाँ पर बताया कि जब आ जाएगा तो मामला कैसा रहेगा। तो वहाँ पर हर तरह से क्या है, समानता आ जाएगी। वहाँ पर किसी जाति भेद को लेकर के कोई भी भेद नहीं होगा, सब समानता होगी। वहाँ पर ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा। तो कुल मिलाकर के उस देश में बहुत ज़्यादा समानता पाई जाएगी। थोड़ा सा मैं इसे समराइज कर देता हूँ ताकि एक क्लियर इमेज आपके मन पर बन जाए। तो आचरण की जो अभिव्यक्ति है वो मौन अभिव्यक्ति होती है। आचरण की अभिव्यक्ति वो इस तरह से जो भाषण, उपदेश वगैरह, इन सब से इसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। इसके बाद वो बताते हैं कि ये जो आचरण का सभ्यता का विकास किस प्रकार से होता है। इसके लिए ऊंच नीच, भले बुरे विचार, अमीर गरीब, पवित्र अपवित्र, उन्नति और अवनति, ये दोनों प्रकार की जो चीज़ें हैं मिल करके इसको बनाती है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म के व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए, अपना कार्य से करना चाहिए। क्योंकि बिना कर्म करे व्यक्ति क्या, बिना कर्म करे ना तो व्यक्ति का विकास होगा और ना ही आचरण की जिस सभ्यता की वो बात कर रहे हैं वही आएगी। और कर्म के साथ साथ उन्होंने बताया कि व्यक्ति का किस प्रकार से प्रकृति की तरफ झुकाव ज़्यादा होना चाहिए, बजाय ये मंदिर, मस्जिद और जो भी धार्मिक प्लेस है और उनके कर्म कांडों से ज़्यादा महत्व वो इन सब चीज़ों को देते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि आचरण की सभ्यता किस प्रकार से आ सकती है, और ये भी बताते हैं आचरण की सभ्यता फिर वो आचरण की सभ्यता के गुणगान गाते हैं कि वो कितनी ज़्यादा महान है बाकी सब चीज़ों से। और अंत में बताते हैं कि आचरण की सभ्यता जब आ जाएगी तो कैसी होगी। तो कुल मिलाकर के ये था आचरण की सभ्यता निबंध जो सरदार पूर्ण सिंह जी ने लिखा था। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और अगर आप में से दोस्तों किसी ने हिंदी साहित्य के सरल इतिहास पर जो मैंने वीडियो बनाई है विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब पर, अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जो किताब है वो एक आधार बेस है।
जिसका आधार जितना ज़्यादा मजबूत होता है उसके ऊपर इतनी ही बड़ी इमारत खड़ी की जा सकती है। तो इसलिए मैंने उस किताब पर ज़्यादा फोकस किया है। तो आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर चेक करना और थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, थोड़ी सी बड़ी भी है।